नमस्ते छात्रों एवं मेरे साथियों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, SSVMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। इस वीडियो में छोटी सी छोटी कक्षाओं को लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो छात्र हैं उनके लिए भी उपयुक्त और स्पर्धात्मक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं संज्ञा पर, जो स्पर्धात्मक परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए भी उपयुक्त ऐसा एक वीडियो रहेगा। इसीलिए अंत तक ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए। यह वीडियो देखने पर संज्ञा इस घटक में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। घटक का नाम है संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा या विस्तृत विवेचन देखने से पहले कुछ बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। असल में संज्ञा किसे कहते हैं उसकी भी हम परिभाषा देखेंगे, लेकिन उससे पूर्व यहां पर ध्यान दीजिए। संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, कोई पदार्थ, स्थान या किसी भी प्रकार का भाव, इनके जो नाम हैं इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। चलिए थोड़ा सा विस्तृत देखते हैं। अब सबसे पहले व्यक्तियों के जो नाम होते हैं उन्हें ही संज्ञा कहते हैं। जैसे रसिका, श्रेयस, मानसी, नाविन्य, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं और इन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद प्राणी, बंदर, सिंह, हाथी और बाघ, ये प्राणियों के जो नाम हैं इन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद वस्तुओं के नाम गेंद, कलम या पेन, किताब या पुस्तक, ये जो वस्तुओं के नाम हैं इन्हें भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद स्थान, मुंबई, कलकत्ता, ये जो स्थानों के नाम हैं इन्हें भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव, अलग अलग प्रकार के भाव, क्रोध, प्रेम, खुशी, आनंद, ये जो अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं इनके जो नाम हैं या भाव जो होते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इन्हीं चित्रों को देखकर या ये बातें सुनने के बाद आपको संज्ञा की जो परिभाषा है वो मालूम हो गई होगी। जी हाँ, आपने जो मन में विचार किया है, जो भी सोचा है, जो भी आपके मन में अभी परिभाषा आई है वही संज्ञा की परिभाषा है। आपने व्यक्ति देखे, वस्तु देखी, पदार्थ देखे, स्थान या अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं उनके जो नाम हैं उन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यही तो है परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव, दशा या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव,
दशा या स्थिति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अजीत गीत गा रहा है। अब यहाँ पर अजीत शब्द लाल रंग में दिखाया हुआ है। अजीत शब्द जो है वह लाल रंग में दिखाया है। यह अजीत जो है किसी व्यक्ति का नाम है, अतः यह संज्ञा है। अजीत क्या है? संज्ञा है। दूसरा जो उदाहरण है, कलम टेबल पर है। कलम टेबल पर है। अब यहाँ पर दो शब्द जो है वो लाल रंग में हमें दिखाई दे रहे हैं, कलम और टेबल। अब दोनों शब्दों में हमें मालूम होता है कि ये दो शब्द जो है वह किसी वस्तु के नाम है। कलम और टेबल वस्तु के नाम है और इन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, राजू को मिठाई चाहिए। अब यहाँ पर दो शब्द लाल रंग में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक राजू और दूसरा मिठाई। राजू विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, मिठाई एक विशिष्ट पदार्थ का या पदार्थ का नाम है, पदार्थ के जाति का नाम है। यानी राजू और मिठाई ये पदार्थ के नाम है और इन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला उदाहरण देखिए, आपका घर देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। अब यहाँ पर प्रसन्नता जो शब्द है वो लाल रंग में हमें दिखाई दे रहा है। इससे भाव दिखाई देता है और भाव जो होता है, मन में जो भी भाव आता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला उदाहरण देखिए, बगीचा में हरियाली छाई है। हरियाली शब्द लाल रंग में हमें दिखाई दे रहा है, इससे भी भाव प्रकट होता है, ये भी संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा हम लोगों ने देखी, उनके कुछ उदाहरण देखें। अब संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के भेद देखने से पहले निम्नलिखित वाक्य ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है, लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। अब लड़का जो शब्द है वह गुलाबी रंग में हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले उदाहरण देखिए। नंबर 2, राकेश खेल रहा है। राकेश खेल रहा है। नंबर 3 उदाहरण देखिए, आकाश की नीलिमा और लाली दोनों सुंदर लगती है। आकाश की नीलिमा और लाली दोनों सुंदर लगती है। अगला उदाहरण, कुतुब मीनार की ऊंचाई साधारण नहीं है। कुतुब मीनार की ऊंचाई साधारण नहीं है। नंबर 5 उदाहरण देखिए, ताजमहल देखकर सुमन और पूजा दोनों बहनों को बहुत प्रसन्नता हुई। ताजमहल देखकर सुमन और पूजा दोनों बहनों को बहुत प्रसन्नता हुई। अब उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द हमें अलग अलग रंग में दिखाई दे रहे हैं। अब वहां पर गौर कीजिए, जो शब्द अलग अलग रंग में हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जो गुलाबी रंग में हमें दो शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का और दूसरा बहन है। यह विशिष्ट नाम न होकर अपनी अपनी जाति के सूचक नाम है। लड़का जो शब्द है लड़के का नाम नहीं है, यहाँ पर लड़का जाति का सूचक शब्द है। और बहनें यानी बहनें जो है उनका भी यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये एक लड़कियाँ जो है उनके जाति सूचक शब्द हैं। लड़का और बहनें यह विशिष्ट नाम न होकर क्या है, अपने अपनी जाति के सूचक नाम है। अब उसके बाद दूसरा जो है लाल रंग में दिखाई देने वाले जो शब्द हैं, यहाँ पर देखिए, राकेश, कुतुब मीनार, ताजमहल, सुमन और पूजा, ये जो शब्द है 5 शब्द यहाँ पर अलग अलग वाक्यों में ये लाल रंग में दिखाए हुए जो है वह विशिष्ट व्यक्ति या भवनों के नाम है, जाति सूचक शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए, राकेश, राकेश यानी एक व्यक्ति का नाम होता है, उसका नाम पुकारने पर वही आवाज़ देता है या उसकी तरफ ही हम देखते हैं, यानी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है राकेश। कुतुब मीनार या ताजमहल यह विशिष्ट भवनों के नाम है। सुमन, पूजा यह विशिष्ट लड़कियों के नाम है। यानी ये जो लाल रंग में हमें दिखाई दे रहे हैं वह विशिष्ट व्यक्ति या भवनों के नाम है। उसके बाद
जो नीले रंग में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नीले रंग में जो शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वह है नीलिमा, लाली, ऊंचाई और प्रसन्नता। ये जो 4 शब्द हैं ये गुणों, विशेषताओं और भावों के नाम हैं। नीलिमा, लाली, ऊंचाई या प्रसन्नता, ये जो शब्द हैं वह गुणों, विशेषताओं और भावों के नाम हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ अपने अपनी जाति के सूचक नाम हैं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों या भवनों के नाम हैं, कुछ गुणों, विशेषताओं और भावों के नाम जो है यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों में हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी के आधार पर जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद बनाए गए हैं। चलो विस्तार से देखते हैं। अब आपको बहुत ही आसानी होगी संज्ञा के भेद पहचानने में। संज्ञा के भेद, आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकारों में बांटा गया है। आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिनकी जानकारी अभी अभी हम लोगों ने देखी है। तो संज्ञा के जो 3 भेद है आधुनिक मान्यताओं के आधार पर, वो देखते हैं। सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है वह है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की हम परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के जाति सूचक नाम का बोध होता है वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर एक बार ध्यान दीजिए, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के जाति सूचक नाम का, अच्छी तरह ध्यान दीजिए, जाति सूचक नाम का बोध होता है वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण देखिए, जैसे नंबर 1 हाथी नमस्कार कर रहा है। हाथी नमस्कार कर रहा है। अब यहाँ पर लाल अक्षर में जो शब्द है हाथी। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर भी लाल अक्षर में देखिए लड़की और पुस्तक। ये जो दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण हाथी नमस्कार कर रहा है। अब इस हाथी शब्द में, हाथी ये जो शब्द हैं विशिष्ट जाति सूचक शब्द है। जाति सूचक जो हाथी है उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हाथी शब्द, यानी हाथी का नाम नहीं। अलग अलग प्रकार के हाथियों के भी नाम रहते हैं। दूसरा जो वाक्य है उसमें लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब लड़की शब्द यहाँ पर, लड़की और पुस्तक 2 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। अब लड़की से लड़की का नाम जो है वो यहाँ पर मालूम नहीं होता है। पुस्तक का नाम भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यानी किताब जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के किताबें हमें दिखाई देती हैं। एक विशिष्ट प्रकार की जो किताब है उसका नाम यहाँ पर नहीं है। किताबों के जाति सूचक शब्द किताब है। लड़की यानी स्त्री जाति का यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है। स्त्री जाति का ये शब्द है, यह मालूम होता है। विशिष्ट लड़की का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, या विशिष्ट पुस्तक का भी नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सिर्फ उसके जाति सूचक शब्द की जानकारी यहाँ पर मिलती है। नंबर 3 उदाहरण देखिए, नदी बहुत साफ है। नदी बहुत साफ है। अब नदी शब्द लाल अक्षर में यहाँ पर दिया हुआ है। अब नदी से कौन सी नदी है यह मालूम नहीं होता है, सिर्फ नदी है। नदियों के अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी। यानी यहाँ पर सिर्फ नदी जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, इसीलिए ये जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। चौथा उदाहरण देखिए, लड़का शहर गया है। लड़का शहर गया है। अब लड़का शब्द और शहर शब्द 2 लाल रंग में यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इससे पता नहीं चलता, सिर्फ पुरुष जाति का लड़का शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। जाति सूचक शब्द है, जाति सूचक नाम है। शहर, कौन सा शहर है यह मालूम नहीं होता, सिर्फ शहर एक जाति सूचक शब्द है। यानी
चार उदाहरण देखने के बाद हमें चारों उदाहरणों से पता चल गया होगा कि सभी जो शब्द हैं वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के जाति सूचक नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उसे ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए दूसरा भेद देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा की हम लोगों ने परिभाषा दी कि जाति सूचक शब्द होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसकी परिभाषा किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान अथवा विशिष्ट पदार्थ के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ के जाति सूचक नाम का बोध होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या विशिष्ट स्थान, पदार्थ के नाम का यहाँ पर बोध होता है। वह नाम यहाँ पर कौन से हैं उसका पता चलता है। यानी विशिष्ट व्यक्ति के, वस्तु के या स्थान के या पदार्थ के नाम यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाग्यश्री रामायण पढ़ रही है, भाग्यश्री रामायण पढ़ रही है। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर दो अक्षर जो है वो लाल रंग में, एक है भाग्यश्री और दूसरा रामायण। अब भाग्यश्री जो नाम है वह विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, विशिष्ट लड़की का नाम है। सिर्फ लड़की नहीं है यहाँ पर, लड़की अगर यहाँ पर होता तो वह जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर भाग्यश्री व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण, दूसरा जो शब्द है रामायण। अब रामायण एक किताब जो है, ग्रंथ है, सबको मालूम है। यानी यहाँ पर किताब का नाम दिया हुआ है, विशिष्ट वस्तु का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, अतः ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, हिमालय विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। हिमालय विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। अब यहाँ पर हिमालय जो शब्द है लाल अक्षर में दिखाया हुआ है। हिमालय ये जो शब्द है वह विशिष्ट पर्वत का नाम, विशिष्ट स्थान का नाम है। हिमालय, इससे हमें मालूम होता है कि ये विशिष्ट पर्वत का नाम है या विशिष्ट स्थान का नाम है, अतः ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण देखिए, गंगा पवित्र नदी है। अब तीसरा जो उदाहरण है, गंगा पवित्र नदी है। गंगा शब्द लाल अक्षर में दिया हुआ है। अब गंगा शब्द से पता चलता है कि यह नदी का विशिष्ट नदी का नाम है। गंगा ये जो विशिष्ट नदी का नाम है, अतः ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर जो तीन उदाहरण ऊपर दिए हुए हैं, सभी शब्दों से यह मालूम होता है कि विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम है। अब चौथा देखिए, मुकेश दिल्ली गया है। मुकेश दिल्ली गया है। दो शब्द यहाँ पर लाल अक्षर में है, एक मुकेश और दूसरा दिल्ली। अब इन दो शब्दों से विशिष्ट व्यक्ति का नाम और विशिष्ट स्थान का नाम यहाँ पर मालूम होता है। मुकेश विशिष्ट लड़के का नाम है मुकेश, विशिष्ट व्यक्ति का नाम है दिल्ली। दिल्ली एक शहर का नाम है, स्थान का नाम है। विशिष्ट स्थान, विशिष्ट शहर का नाम दिल्ली। यानी यहाँ पर सिर्फ शहर, अगर शहर दिया होता तो यह जातिवाचक संज्ञा होती, लेकिन यहाँ पर शहर का नाम दिया है, विशिष्ट शहर का नाम दिया है, इसीलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान या पदार्थ का नाम नहीं होता है, उसके जाति सूचक का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट पदार्थ के जो नाम यहाँ अगर दिए हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब तीसरा भेद देखिए, संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञाओं से व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, आकार, दशा, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि भाव जाने जाए वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जिन संज्ञाओं से व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, आकार, दशा, अवस्था, व्यापार, चेष्टा आदि भाव, ये शब्द अच्छी तरह ध्यान में रखिए, भाव जाने जाए वे भाववाचक संज्ञा होती है। अब ये जो भाववाचक संज्ञा है
ये दिखने की बजाय बजाय अनुभवजन्य होती हैं, ये अस्पर्श होती हैं। ये जो भाव है दिखाई नहीं देता, अनुभवजन्य होता है और ये अस्पर्शी होती हैं। जैसे वीरता, चतुराई, सौंदर्य, लंबाई, तीव्रता, ये अलग अलग प्रकार के भाव हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में उस मैदान में दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही थी। अब हरियाली शब्द जो है लाल अक्षर में यहाँ पर है, लाल रंग में है। अब इससे एक अलग प्रकार का भाव जो है वो दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसकी ऐसी गरीबी देखकर मेरा हृदय पसीज उठा। अब गरीबी शब्द जो है वो लाल रंग में दिखाया हुआ है। अब गरीबी शब्द से एक अलग प्रकार का भाव या दशा हमारे मन में उत्पन्न होती है। तीसरा उदाहरण, बुढ़ापा सब पर आता है, अतएव उसका स्वागत कीजिए। बुढ़ापा सब पर आता है, अतएव उसका स्वागत कीजिए। अब बुढ़ापा शब्द जो है वो भी लाल अक्षर में यहाँ पर दिखाया हुआ है। और बुढ़ापा ये जो है ये भी एक अलग प्रकार का भाव मन में तैयार होता है, दशा जो है वह यहाँ पर दिखाई देती है। अतः ये सभी जो लाल रंग में दिखाए हुए हरियाली, गरीबी, बुढ़ापा, ये जो शब्द है ये भाववाचक शब्द हैं। अब कुछ विस्तार से, क्योंकि उच्च माध्यमिक कक्षाओं में भाववाचक संज्ञा पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, स्पर्धात्मक परीक्षाओं में भी कुछ भाववाचक रूप बनाने के लिए दिए जाते हैं। अब ये जो शब्द दिया जाता है और एक शब्द से भाववाचक रूप बनाने के लिए कहा जाता है। अब ये जो शब्द दिए जाते हैं भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के विकारी शब्दों से बनती है। उनका भी थोड़ा विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करते हैं। स्पर्धात्मक परीक्षाओं में या कनिष्ठ महाविद्यालयों में इन्हीं प्रकारों के सवाल पूछे जाते हैं। अब ये जो 4 प्रकार के विकारी शब्द जो हैं उससे किस प्रकार भाववाचक रूप बनते हैं उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब पहला जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक रूप बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक रूप बनाना। सबसे पहले जातिवाचक शब्द है बच्चा, बच्चा का भाववाचक रूप बनता है बचपन। लड़का का भाववाचक रूप बनता है लड़कपन। लड़का ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है, उसका भाववाचक रूप यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके बाद चोर जातिवाचक संज्ञा है, उसका भाववाचक रूप बना है चोरी। शत्रु जातिवाचक संज्ञा है, उसका भाववाचक रूप शत्रुता। ये हो गए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक रूप बनाना। अब दूसरा, विशेषण से किस प्रकार भाववाचक रूप बनाते हैं। विशेषण शब्द और उसका भाववाचक रूप संज्ञा रूप। गरीब विशेषण है, गरीबी भाववाचक रूप। चतुर विशेषण शब्द है, उसका भाववाचक रूप चतुराई या चतुरता। कोमल विशेषण शब्द है, उसका कोमलता भाववाचक रूप। बलवान विशेषण शब्द है, उसका बल भाववाचक रूप। अब तीसरा जो है वह है क्रिया। क्रिया से भाववाचक रूप बनाना। क्रिया से भाववाचक रूप बनाना, मिलना एक क्रिया है, उसका भाववाचक रूप बनता है मेल। पढ़ना एक क्रिया है, उसका भाववाचक रूप बनता है पढ़ाई। गिरना यह एक क्रिया शब्द है, उसका भाववाचक रूप बनता है गिरावट। लूटना यह क्रिया है और उसका भाववाचक रूप लूट। अब आखिरी जो है सर्वनाम से भाववाचक रूप किस प्रकार बनाते हैं। सर्वनाम और उसका भाववाचक रूप आप, आपका भाववाचक रूप आपा। अपना उसका भाववाचक रूप अपनापन। पराया उसका भाववाचक रूप परायापन। और सर्व, सर्व का भाववाचक रूप सर्वस्व। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा, उसकी परिभाषा और उनके 3 भेदों का यहाँ पर अध्ययन किया है। एकदम आसान तरीके से आपको इस वीडियो में उनकी परिभाषा या कुछ चित्रों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से जो भी संज्ञा के भेद हैं उनका हम आसानी से हल निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।